Hello everyone. So in this video we are going to learn inspection, search and seizure. देखिए ये वाला टॉपिक हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं एंड इस चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स भी है। ओके, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के चैप्टर के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर अरेस्ट के प्रोविजन के साथ इसको लिंक करके अमेंडमेंट को भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में कैप्चर किया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हम लोग? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, एंड ये काम क्यों आएंगे? देखो, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, लेमैन लैंग्वेज, सर्च एंड सीजर इज कॉल्ड एज रेड। ओके, सर्च एंड सीजर इज कॉल्ड एज रेड। मतलब कि अगर समझो कि ऑफिसर को ऐसा मालूम होता है कि आप लोगों के यहाँ पर कोई ऐसे गुड्स विच आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन छुपे हुए, सीक्रेट किए हुए, ओके, छुपाए हुए, तो उस केस में सर्च एंड सीजर हो सकता है। ओके, इंस्पेक्शन कब होगा? इंस्पेक्शन एक सॉफ्टवेयर प्रोविजन है। ओके, इंस्पेक्शन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोविजन। कुछ केसेस दिए हुए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 67 में, उन केसेस में इंस्पेक्शन किया जाएगा। ओके, अब इंस्पेक्शन से, सर्च से एंड सीजर से क्या मालूम पड़ता है कि इस पर्सन ने क्या क्या क्राइम किया होगा। ओके, क्या क्या गलत किया है, क्या क्या लॉस को आप लोगों ने कॉन्ट्रवीन किया है, कौन से सेक्शंस को आपने कॉन्ट्रवीन किया है। ओके, तो इस वजह से क्या होएगा, सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74, इनमें शो कॉज नोटिस देने के लिए काम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है का प्रोसेस? मैं प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं एक बार। इंस्पेक्शन के थ्रू आप लोगों के मिस्टेक्स को ढूंढा जाता है। सर्च, सीजर, ओके, इन सब के थ्रू आपके मिस्टेक्स को ढूंढा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्या किया है। चलो चेक करेंगे, उसके बाद तो मालूम पड़ेगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो सर्च करेंगे तब तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। ओके, एंड जब मालूम पड़ता है तब सेक्शन नंबर 73 के अंडर शो कॉज नोटिस दिया जाता है, या फिर सेक्शन नंबर 74 इफ इट इन्वॉल्व्स द फ्रॉडलेंट इंटेंट। अगर आपका फ्रॉडलेंट इंटेंट है तो सेक्शन नंबर 74 के अंडर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। ओके, अभी ये जो शो कॉज नोटिस है, इसका मीनिंग क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ही देखा हुआ है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। शो कॉज नोटिस मतलब कि ऑफिसर एक नोटिस निकाल रहा है, नोटिस भेज रहा है आपको, ये लिख के कि प्लीज शो अस अ कॉज दैट व्हाई वी शुड नॉट डिमांड दिस टैक्स फ्रॉम यू, दिस इंटरेस्ट फ्रॉम यू, दिस पेनल्टी फ्रॉम यू। इस रीजन के वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि आप ये टैक्स का डिमांड का पेमेंट करो, इंटरेस्ट इतना इतना भरो, पेनल्टी इतना इतना भरो, आप हमें बताएं। ठीक है, प्लीज शो अस अ कॉज दैट व्हाई वी शुड नॉट रिकवर टैक्स अमाउंट्स फ्रॉम यू। ठीक है, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा इसका। तो ये शो कॉज नोटिस का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग का रिप्लाई आने के बाद, ठीक है, हम लोग ने रिप्लाई दे दिया, उसके बाद जो ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर, वो ऑर्डर पास करेगा। आ रहा है समझ में? ऑर्डर पास करेगा। तो जब भी वो ऑर्डर पास करेगा, दिस ऑर्डर इज ऑब्वियसली अपीलेबल। ये अपीलेबल ऑर्डर है। अपीलेबल मतलब कि हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं एट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ये हम लोग को बात के चैप्टर में आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर का यही मोटो है कि जो भी आप लोग गलत काम कर रहे हो उसको हम आइडेंटिफाई कर सके एंड अप्रोप्रिएट पेनल्टी, ओके, अप्रोप्रिएट टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये कैलकुलेशंस कर सके। लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इंस्पेक्शन, व्हाट इज द इंस्पेक्शन, यहाँ पर पढ़ते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोविजन देन सर्च। ठीक है, मतलब कि ये सर्च जितना सिग्निफिकेंट प्रोविजन नहीं है, उससे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ज्यादा संगीन नहीं है। ओके, इट इज वेरी नॉर्मल प्रोविजन which enable the officers to access the place of business of a taxable person and also
एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस ऑपरेटर। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्पेक्शन मतलब क्या है? ऑफिसर को क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। किस चीज का एक्सेस मिल रहा है यहाँ पर? एक्सेस मिल रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाने का। ओके, प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाने का एक्सेस मिल रहा है। नो क्वेश्चन आ रहे थे, हम लोग किसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाएंगे? कम ऑन एवरीवन, किसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाएंगे? लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाएंगे। ओके, टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 107, taxable person means registered person or who is liable for registration। मतलब कि जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसको तो टैक्सेबल पर्सन बोलना ही है, लेकिन जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, अपना टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होने के बावजूद, उसको भी टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। ओके, तो हम लोग किसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाने वाले हैं? टैक्सेबल पर्सन के। लेकिन लेकिन आगे ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहे हैं। Any place of business of a person, not taxable person, of a person, of a person. Here it is not written taxable person। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड भी है, ओके, या फिर कोई ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस अनरजिस्टर्ड भी है, तो भी इन लोग के यहाँ पर इंस्पेक्शन हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब ट्रांसपोर्टर या फिर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस मतलब जिसका वेयर हाउस है, तो ट्रांसपोर्टर या फिर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, इन दोनों के जगह पे इंस्पेक्शन हो सकता है, चाहे ये लोग टैक्सेबल पर्सन हो या ना हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो रहता है, ही कैन ट्रांसपोर्ट द गुड्स विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। वेयर हाउस ऑपरेटर, ही कैन स्टोर द गुड्स विच हैव एस्केप्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब कि ट्रांसपोर्टर एंड वेयर हाउस ऑपरेटर का बेसिकली इंस्पेक्शन क्यों हो रहा है? उन लोग के लायबिलिटीज के लिए नहीं, उन्होंने कौन से गुड्स को छुपाया है वो जानने के लिए, कौन से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है बिना डॉक्यूमेंटेशन के वो जानने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लेस ऑफ बिजनेस नॉर्मली टैक्सेबल पर्सन का ही इंस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर एंड वेयर हाउस ऑपरेटर इन दोनों का भी किया जाएगा, चाहे ये लोग अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड, चाहे ये लोग टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल। ओके, आगे पढ़ेंगे। अ प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब कि जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर। ओके, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर। हायरार्की क्या था, चलो बताओ। व्हाट वाज द हायरार्की? सुपरिटेंडेंट, ओके, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर। याद आ रहा है क्या? तो इस तरीके से था। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि जॉइंट कमिश्नर एंड अबव, ये लोग क्या कर सकते हैं? दे मे इशू एन ऑथराइजेशन, मतलब परमिशन। दे मे इशू एन ऑथराइजेशन टू एनी अदर ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, मतलब कि इन लोग से जो जूनियर ऑफिसर है, जैसे ये वाला टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन, टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन इफ प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, हैज रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव क्या होता है उसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है। रीजन टू बिलीव इज टू हैव नॉलेज ऑफ फैक्ट्स although not amounting to although not amounting to direct knowledge, but would cause reasonable person
knowing the same facts to reasonably conclude the same thing। मतलब कि मेरे को जो फैक्ट्स मालूम है इसके हिसाब से तो यही लग रहा है। ओके, डिटेल में चेक करेंगे तब मालूम पड़ेगा। एंड अगर हम सही हुए, ओके, तो यही कंक्लूजन आना है। ओके, मतलब कि हम लोग को कुछ कुछ चीजें मालूम है। ऐसा नहीं कि हम लोग को 100% ठोस सबूत है। सबूत नहीं है। सबूत नहीं है। कुछ फैक्ट्स हमारे पास है। कुछ फैक्ट्स है जिसे डायरेक्टली तो ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि आप ही गुनहगार हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन लेकिन नॉर्मली ऐसे केसेस में, नॉर्मली जो भी फैक्ट्स रहेगा उस केसेस में इसी पर्सन ने किया होगा ऐसा मालूम पड़ता है। उसको बोलते हैं रीजन टू बिलीव। इट इज नॉट एक्चुअल एविडेंस, ये एविडेंस नहीं है, ये रीजन टू बिलीव है। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? ये रीजन टू बिलीव है, इट इज नॉट द एविडेंस। ये एक सस्पिशन है, लेकिन सस्पिशन से थोड़ा ज्यादा है। सस्पिशन मतलब आग बंद करके डाउट हो रहा है, नहीं। यहाँ पर डाउट तो हो रहा है, लेकिन कुछ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है हमारे पास, कुछ फैक्ट्स है, उसके बेसिस पे डाउट कर रहे हैं। ओके, तो ये कैलकुलेटेड सस्पिशन है। सो रीजन टू बिलीव इज मोर देन सस्पिशन बट लेस देन एविडेंस। चलो, रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए यहाँ पे ये लोग लिखते हैं। रीजन टू बिलीव दैट, रीजन टू बिलीव दैट एनी टैक्सेबल पर्सन, यहाँ पर अगेन किसका बात किया गया है? टैक्सेबल पर्सन का। ओके, टैक्सेबल पर्सन का बात किया। टैक्सेबल पर्सन हैज suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both or stock। ओके, टैक्सेबल पर्सन ने अगर सप्लाई के ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया या फिर स्टॉक के इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, ऐसा मालूम पड़ता है ऑफिसर को। ओके, नॉट डायरेक्टली मालूम पड़ना, मैंने बताया रीजन टू बिलीव होना चाहिए। ओके, रीजन टू बिलीव रहेगा तो क्या माना जाएगा इसको? इंस्पेक्शन करने का एक ग्राउंड है। ओके, रीजन टू बिलीव रहेगा किस चीज का? सप्रेशन का। क्या चीज सप्रेस किया? सप्लाई का डिटेल्स, स्टॉक का डिटेल्स। तो ये दोनों अगर आप लोग सप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन करने का एक ग्राउंड ओपन हो जाएगा। समझ में आया? ओके, ही हैज क्लेम्ड एक्सेस क्रेडिट। ज्यादा आईटीसी लिया, जितना लेना चाहिए था उससे ज्यादा आईटीसी लिया। कॉन्ट्राविंड एनी प्रोविजंस विद एन इंटेंट टू इवेट टैक्स। ओके, यहाँ पर कॉन्ट्राविंड एनी प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज योर इंटेंशन। कम ऑन एवरीवन, very important word is intention. Intention. Okay, your intention, if it is to avoid tax, okay, आपका इंटेंशन अगर गलत था एंड आपने कॉन्ट्रवीन किया तो क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? खाली कॉन्ट्रवीन किया विदाउट मालाफाइड इंटेंशन, इट्स ओके। ओके, वो ठीक है। लेकिन अगर इंटेंट टू इवेट टैक्स प्रूव हो जाता है तो फिर क्या होगा? आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो एक बार वापस से तीनों पॉइंट। suppressed any transaction of supply of goods or services, suppressed stock related information, claimed excess ITC, contravened any provisions to evade tax with an intent to evade tax। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? सस्पेंड अपना इंस्पेक्शन। अभी यहां पर टैक्सेबल पर्सन का बात हुआ, लेकिन अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं तो क्या मेरे इधर कुछ भी नहीं होएगा? आंसर इज कुछ भी नहीं होएगा अनलेस अनलेस यू आर ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस। तो यहाँ पर क्या लिखा पड़ता है? एनी पर्सन। क्या लिखा? एनी पर्सन। एनी इंपॉर्टेंट। एनी मतलब रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी रहे, हमको क्या। एनी पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस। ओके, वेयर हाउस वाला या फिर ट्रांसपोर्टर, इन दोनों को ही इन दोनों को ही
इंस्पेक्शन के प्रोविजन लगेंगे, कब लगेंगे, ये दोनों केस में। इज कीपिंग गुड्स विच हैव एस्केप पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब अगर कुछ गुड्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है, ओके, और आपने ऐसे गुड्स को स्टोर करके रखा, ओके, ऐसे गुड्स को स्टोर करके रखा, तो क्या हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो सकता है। हैज केप्ट हिज अकाउंट्स और गुड्स इन सच अ मैनर एज इज लाइकली टू कॉज टैक्स इवेजन, मतलब कि आपने इस तरीके से अकाउंट्स अपने रखे हैं या फिर गुड्स इस तरीके से रखे हैं कि टैक्स इवेजन हो जाए। मतलब क्या हो सकता है, एग्जाम्पल समझो, वेयर हाउस ऑपरेटर है, ओके, वेयर हाउस ऑपरेटर ने क्या किया, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, उसने कुछ गुड्स आए हुए, ओके, एंट्री हुई है, मतलब गुड्स आए हैं गोडाउन में, ओके, गोडाउन में, वेयर हाउस में गुड्स तो आए हैं, पर उसका इनवर्ड रजिस्टर में, इनवर्ड जो रजिस्टर था, गेट एंट्री इनवर्ड, उस रजिस्टर में एंट्री मिसिंग है, एंट्री इज मिसिंग। या तो फिर आप लोग ने दो अकाउंट्स बनाए, ओके, दो रजिस्टर मेंटेन किया, एक रजिस्टर में जो प्रॉपर गुड्स आते हैं वो आपने मेंटेन किया, एंड दूसरे रजिस्टर में आपने अज्यूम करते मेंटेन किया जो सेकंड नंबर के गुड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर यू आर कीपिंग द अकाउंट्स इन सच अ मैनर विच इज कॉजिंग टैक्स इवेजन। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? सो टैक्स इवेजन पॉसिबल हो रहा है इससे, क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड्स को सही से रखा नहीं। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो दो केसेस थे हम लोगों ने देखा, टैक्सेबल पर्सन के लिए एंड एनी पर्सन। टैक्सेबल पर्सन के लिए यहाँ पर कब इंस्पेक्शन हो सकता है, व्हेन ही सप्रेसेस द ट्रांजैक्शन, दैट इज सप्लाई और स्टॉक, और कॉन्ट्रावेंट प्रोविजंस विथ मालाफाइड इंटेंशन, ओके। एंड एनी पर्सन के यहाँ पर कब हो सकता है, एनी पर्सन के यहाँ पर कब हो सकता है, जब भी वो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से रख रहा है या फिर गुड्स इस तरीके से रख रहा है कि टैक्स इवेजन पॉसिबल हो रहा है, एंड वो ऐसे गुड्स को स्टोर कर रहा है जो टैक्स के पेमेंट जिसके ऊपर नहीं हुए हैं। क्लियर है क्या? चलो, अभी हम लोग बात करेंगे सर्च एंड सीजर। सर्च इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, ओके, टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, मतलब कि सर्च का मीनिंग ये है कि हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ढूंढने के लिए आए हैं, मतलब हमको मालूम है पहले से कि कुछ तो छुपा हुआ मिलेगा, ऐसा हमको पहले से लग रहा है, ओके, टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, ओके, मतलब कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ऐसे गुड्स ढूंढ रहे हैं जो टैक्स इवेड हो चुके हैं, हम लोग ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, ओके, जिससे कि एक सबूत मिले कि आपने सच में टैक्स इवेजन किया। सो वी आर फाइंडिंग समथिंग, व्हाट वी आर फाइंडिंग, ओके, समथिंग विच इज कंसील्ड। सर्च इन टैक्स और लीगल parlance is an action by government official to go and look or examine carefully a place, person, object, etc. मतलब वहां पर जाएंगे, जगह को चेक करेंगे, इंसान को चेक करेंगे, एंड वहां पर जो चीजें हैं उनको चेक करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, और टू डिस्कवर एविडेंस ऑफ क्राइम। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है यहाँ पर, टू डिस्कवर द एविडेंस ऑफ क्राइम, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम का एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सर्च, ओके। द सर्च कैन ओनली बी डन अंडर द प्रॉपर ऑफिसर, सॉरी, अंडर द प्रॉपर एंड वैलिड अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कि ऑफिसर का परमिशन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कोई ऑफिसर उठ के
आ गया सर्च करने को, ऐसा नहीं होता है। एक उसके पास वैलिड अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। वैलिड अथॉरिटी का मतलब होता है कि उसके सीनियर का परमिशन, किसका परमिशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर दिखा हुआ है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, तो उसका परमिशन होना चाहिए। ओके। आगे, सीजर। द टर्म सीजर has not been specifically defined in GST Act. In Law Lexicon Dictionary, seizure is defined as act of physical taking physical custody, actual or constructive, of property by officer under legal process. अब यहाँ पर सीजर का मीनिंग दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी बता दे रहा हूँ। सीजर मतलब कि ऑफिसर का एक एक्ट, जिससे कि आपके यहाँ के जो गुड्स है, ओके, आपके यहाँ के जो गुड्स है वो सीज करेगा, मतलब कि या तो वो लेके जाएगा या तो आपको उसको यूज करने नहीं देगा, उसको बोलते हैं सीजर। कंस्ट्रक्टिव सीजर का मतलब क्या होता है उसमें, क्या बता रहा हूँ अभी, कंस्ट्रक्टिव सीजर। कंस्ट्रक्टिव सीजर मतलब मशीन समझो आपके पास है, ओके, एक बड़ा मशीन है। अभी ऑफिसर वो मशीन को लेके तो नहीं जा पाएगा अपने डिपार्टमेंट, नहीं। वो क्या करेगा, एक डिटेंशन ऑर्डर, दैट इज प्रोहिबिटरी ऑर्डर का एक स्टैंप लगा देगा उस मशीन पे। मतलब यू कैन नॉट यूज दैट मशीन unless the entire proceedings are completed. गेटिंग द पॉइंट। तो उसको बोलते हैं अपन डिटेंशन। लेके नहीं जा पाया, लेकिन वहीं पर एक स्टैम्प मार दिया कि अभी आप इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? इट मीन्स टेकिंग कस्टडी फोर्सिबली। फोर्सिबली, फोर्सिबली का एलिमेंट, फोर्स का एलिमेंट होना चाहिए। फोर्स मतलब अगेंस्ट द विल ऑफ टैक्सेबल पर्सन। फोर्स मतलब अगेंस्ट द विल ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि मैं नहीं चाहता था कि लेके जाया जाए, पर लेके जाया जा रहा है, उसको बोलते हैं फोर्स। आया समझ में? Contrary to the wish of the owner of the property. Not only inputs and capital goods may be seized, but books of accounts, records, computers, database, everything that assists in protection of government revenue can be seized. मतलब कि ऐसा नहीं कि खाली गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स को ही सीज करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर्स या फिर डेटाबेस, जो कुछ भी दिख रहा है आपके प्रीमाइसेस पर, जो कि ऑफिसर को लगता है कि हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। क्लियर है क्या? आगे, ये वाला पॉइंट अपना हो चुका है। द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर में इशू ऑथोराइजेशन टू अनदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर to him or may himself search and seize any goods, documents, books, or things in which, in his opinion, may be useful or relevant for proceeding under GST law। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब कुछ कुछ केसेस है, दो दो ही केसेस है। क्या केसेस है? When he has the reason to believe that goods liable for confiscation are secreted, मतलब कि जो गुड्स कॉन्फिस्केशन होना चाहिए था, जिन गुड्स का कॉन्फिस्केशन मतलब गवर्नमेंट टेक्स द ओनरशिप एंड पोजेशन, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केशन। कोई गवर्नमेंट उसका क्या बोलते हैं, ताबा ले लेता है, ओके, उसका ओनरशिप ले लेता है, जब्त कर लेता है, जब्त करना, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केशन। ठीक है, तो गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, ये गुड्स जब्त होने चाहिए थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने छुपाया, आपने छुपाया। ओके, आगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स
लायबल टू बी सीज्ड आर सीक्रेटेड, मतलब क्या आपने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इसको भी आपने सीक्रेट कर दिया। मैंने बताया ना एक वेयर हाउस ऑपरेटर का एक एग्जांपल, दो इनवर्ड एंट्री रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है वो तो लायबल टू बी सीज्ड है, तो उसके अंदर जो गुड्स आया है वो तो ऑब्वियसली क्या क्या करना चाहिए, वो सीज होना चाहिए था, पर उसने रखा है अपने पास। ओके, तो ऐसे केस में सर्च हो सकता है, सर्च। ओके, आगे पढ़ेंगे। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च। ऑफिसर क्या क्या कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक पॉइंट है ना ये वाला, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसीलिए ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा अभी के लिए, यहाँ पर आएगा तब पढ़ेंगे। अभी इस एरिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्च सीजर के टाइम पर ऑफिसर का क्या पावर्स होता है। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ ऑफिसर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर। प्रॉपर ऑफिसर कैन सीज गुड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। गुड्स कैन बी डिटेन्ड इफ सीजर इज नॉट पॉसिबल, ये मैंने आप लोग को बताया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिखा, प्रॉपर ऑफिसर shall prepare inventory of goods seized और detained, मतलब कि एक उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा। ओके, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, नेम ऑफ द स्टॉक। ओके, अब इस तरीके से एक पूरा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि क्या क्या उसने सीज किया, क्या क्या वो डिपार्टमेंट लेके आया है, क्या क्या उसने डिटेन किया है। ओके, उसका एक प्रॉपर लिस्टिंग होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा तब उसको वापस भी तो करना है, तो वापस कितना कितना करना है उसके लिए एक इन्वेंट्री का लिस्ट होना चाहिए, एक पूरा लिस्ट होना चाहिए। रिटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो अभी इंपॉर्टेंट है, रिटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स नॉट रिलाइड shall be returned within 30 days of issue of show cause notice. If the books of accounts are relied, they can be retained up to completion of proceedings. अभी सुनो ध्यान से, रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट उसने रिटेन किया हुआ है। ओके, जो भी सीजर के टाइम पर उसने कुछ कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके गया रहेगा वो, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लेके गया है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर अगर वो रिलाय नहीं कर रहा है, रिलाय नहीं करना मतलब उसको लग रहा है कि अच्छा ये तो एक्सपेंस रजिस्टर है, इसमें से तो कुछ आईटीसी का समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें खाली एक्सपेंस का अमाउंट है, सप्लायर कौन है वो सब नहीं मालूम है। एक काम करते हैं, ये एक्सपेंस रजिस्टर उसको वापस दे देते हैं। तो ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, जिसके ऊपर वो रिलाय नहीं कर सकता है, ओके, जिसके ऊपर वो रिलाय नहीं कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा, उसको वापस करना चाहिए कितने टाइम में, विद इन 30 days ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। ठीक है, शो कॉज नोटिस जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए जिसके ऊपर रिलाय नहीं किया। ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो हम लोग को यूज आने वाले हैं आपका लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स तक रख सकता है। आया समझ में, आगे। द प्रॉपर ऑफिसर शैल हैव द पावर टू सील, ब्रेक और ओपन द डोर of any premise or to break almari, electronic device, box where goods or documents are suspected to be concealed। मतलब कि ऑफिसर चाहे तो लॉक कर सकता है, लॉक को तोड़ सकता है, डोर को तोड़ सकता है, अलमारी को तोड़ सकता है, या फिर आजकल मतलब गोदरेज का एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक आता है, इसमें पासवर्ड डालेंगे तो ही खुलता है,
तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर ऐसे बॉक्सेस को वो खोल सकता है। ठीक है, खोल सकता है। कब खोल सकता है? जब उसको लगता है कि उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स छुपाए हुए हैं। ओके, आगे। पर्सन फ्रॉम होम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड मे टेक फोटोकॉपी। मतलब कि अगर मेरे यहाँ पर सर्च हुआ है, ओके, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मतलब बेसिकली मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लेके गया, पर मेरे को मेरे एक पार्टी का लेजर चाहिए जो कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। तो मैं उस पार्टी का लेजर का जेरोक्स ले सकता हूँ। ओके, मतलब कि मैं फोटो कॉपी ले सकता हूँ या फिर मैं कुछ फोटो वगैरह निकाल भी सकता हूँ। प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स seized is possible upon execution of bond for the value of goods and furnishing security in bank guarantee in form of bank guarantee equal to amount of applicable tax interest penalty। मतलब कि जो गुड्स ऑफिसर लेके गया है वो चाहे तो उसको प्रोविजनली रिलीज कर सकता है। कब रिलीज कर सकता है? जब आप उसको एक बॉन्ड साइन करके दो। ओके, वो बॉन्ड पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए। एंड साथ में हम लोग को एक सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ओके, क्या सिक्योरिटी देना है? बैंक गारंटी। कितने अमाउंट का देना है? जितना भी टैक्स उस गुड्स पे आ रहा है उस अमाउंट का अपने को सिक्योरिटी देना है। अभी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी देखो, गुड्स गुड्स बेच के हम लोग पैसा कमा सकते थे, लेकिन ऑफिसर अपने पास गुड्स रख के बैठा है। तो ये गुड्स भी पेरिसेबल हो जाएगा या फिर उसका डिमांड भी चला जाएगा, और ना ही हम लोग बेच पाएंगे। तो यहाँ पर एक बीच का प्रोविजन है, दैट इज प्रोविजनल रिलीज। तो ऑफिसर प्रोविजनली रिलीज तो करेगा, लेकिन आपसे एक लिख करके लेगा कि अगर अगर पाया जाता है कि ये गुड्स जो थे वो कॉन्फिस्केशन के लायबल थे, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? आपसे हम लोग पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वसूल करेंगे। एंड आपको कोई एतराज नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ऐसा क्या करके दो, आप लिख के दो। तो आप लोग हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बॉन्ड साइन करते हैं एंड एक सिक्योरिटी फर्निश करते हैं। इट शैल बी नोटेड दैट released goods shall mandatorily be taken by person within 1 month। मतलब कि जो गुड्स को प्रोविजनली रिलीज किया गया है उसको हम लोग को 1 महीने के अंदर अंदर ले लेना, डिलीवरी ले लेना उसका। ओके, अगर हमने 1 महीने में डिलीवरी नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? वो डिस्पोज ऑफ कर देगा, मतलब वो उसको बेच देगा। सरप्राइज चेक बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर, मतलब ऑफिसर अगर चाहे तो वो कस्टमर बन के किसी भी प्रीमाइसेस में जा सकता है। कस्टमर बन के वो उसको ऐसे ही बोलेगा, एक काम कर, मेरे को गुड्स दे, सुनना, पर बिल मत देना, बिल मत देना। और हम लोगों ने उसको बिल सच में नहीं दिया। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फंस गए। ओके, उसने हम लोग को पहले उकसाया, पर वो हम लोग को चेक कर रहा था। ओके, क्या चेक कर रहा था? कि हम लोग उसको बिना इनवॉइस के गुड्स बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। और उसको दिख गया कि हम लोग बेच रहे हैं, तो ऐसे तो हम लोगों ने बहुत लोगों को बेचा रहेगा गुड्स। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हम लोग का डिटेल में फिर वो एक एक चीज चेक करेगा। द कमिश्नर और ऑथोराइज्ड ऑफिसर may purchase any goods or both by any person authorized by him from business premise of taxable person to check। ठीक है, चेक कर रहा है। वो क्या चेक कर रहा है? क्या आप हर ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइसेस बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, बिल ऑफ सप्लाई बना रहे हो नहीं बना रहे हो। मनी पेड बाय ऑफिसर शैल बी रिफंडेड। मतलब मान के चलो, आपका बिजनेस है, मैं ऑफिसर हूँ। मैं आपके बिजनेस में आया, चेकिंग किया, उसको आपको बोला कि एक काम करो सर, मेरे को ये गुड्स दे दो, पर कच्चे में दो, कच्चे में, मेरे को बिल नहीं चाहिए। क्या करूंगा? जीएसटी का नहीं चाहिए बिल।
ना जीएसटी नंबर है ना कुछ, नहीं चाहिए बिल। आपने बोला ठीक है कैश दे दो, बिल भूल जाओ जाओ। तो ऐसे केस में जो पैसा मैंने आपको दिया है वो पैसा आपने मुझे वापस रिफंड करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने गुड्स को सच में खरीदा नहीं है, मैं तो आपको चेक कर रहा था। ओके, आई वॉज चेकिंग यू। ठीक है, आई वॉज सरप्राइजिंग यू। ओके, सरप्राइज चेक हुआ है। आगे, seized goods shall be returned if no notice has been issued within 6 months। गुड्स ऑफिसर ने सीज किया, जो भी गुड्स सीज हुआ है वो सीज्ड गुड्स के मतलब सीजर होने से क्या करना पड़ेगा उसको, 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस इशू करना है। क्या नोटिस इशू करना है? नोटिस में लिखना है कि प्लीज शो अस अ कॉज दैट व्हाई वी शुड रिटर्न यू दिस गुड्स, व्हाई वी शुड नॉट डिमांड टैक्स फ्रॉम यू, व्हाई वी शुड नॉट डिमांड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई नोटिस गया ही नहीं गुड्स सीज होने के बाद, कितने टाइम में, 6 महीने में, तो जो गुड्स सीज हुआ है वो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये 6 महीने के साथ और 6 महीने का एक्सटेंशन इज ऑल्सो पॉसिबल। गेटिंग द पॉइंट? आगे, पेरिशेबल और हजारडस गुड्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर सीजर, हाउएवर if lower of tax amount or market value is paid then it shall be released। मतलब कि जो गुड्स का लाइफ 2-3 दिन का है या 5-6 दिन का है, या फिर कोई हजारडस गुड्स है, ठीक है, डेंजरस गुड्स, तो डिपार्टमेंट में रखना इतना सेफ नहीं है। तो ऐसे गुड्स को ऑफिसर क्या कर सकता है, तुरंत बेच सकता है, ही कैन सेल ऑफ। ओके, उसको तुरंत बेच सकता है। लेकिन अगर जो पर्सन है जिसका गुड्स सीज हुआ है, ओके, वो पर्सन अगर टैक्स का या तो मार्केट वैल्यू का पेमेंट करता है, विच एवर इज लोअर का पेमेंट करता है, लोअर का पेमेंट करता है, तो वो गुड्स को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। उसके बाद 10th पॉइंट कुछ काम का नहीं है। ओके, अपने लिए एग्जाम के लिए काम का नहीं है, कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा इन दीज प्रोसीडिंग्स। अपना सेक्शन नंबर 67 हुआ। देखो यहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, ये आप लोग रीड कर सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 69 करेंगे, रेड विथ सेक्शन नंबर 132। ओके, क्या क्या है सुनो। सेक्शन नंबर 69 का हेडिंग इज पावर टू अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स टेकिंग इनटू कस्टडी अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, अरेस्ट का मीनिंग देखो क्या बोलते हैं, टेकिंग इनटू कस्टडी अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी। मतलब कि लॉ के हिसाब से आपको कस्टडी मिली है, खाली पूछताछ करने के लिए अंदर नहीं लेके गए। खाली पूछताछ करनी नहीं, आपके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज है। चार्ज है मतलब आपने कुछ कॉन्ट्रोवेंशन किया रहेगा प्रोविजन का, वैसा कुछ चार्ज है, इसीलिए आपको अरेस्ट किया। ओके, इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन इज सेड टू बी अरेस्टेड व्हेन ही इज टेकन एंड रिस्ट्रेन्ड ऑफ हिज लिबर्टी बाय पावर और कलर ऑफ लॉफुल वारंट, अरेस्ट वारंट जिसको बोलते हैं हम। अगर आपके नाम पे अरेस्ट वारंट निकला है तो ही अरेस्ट हो सकता है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस प्रोविजंस के दरमियान, कौन से केसेस में अरेस्ट वारंट निकल सकता है। द अरेस्ट अंडर जीएसटी कैन ओनली बी मेड अंडर ऑथराइजेशन ऑफ कमिश्नर। वह कमिश्नर जो है वही अथॉरिटी देगा कि भाई इस पर्सन को अरेस्ट करो। एंड वो अथॉरिटी कब देगा वो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आगे, these are certain safeguards provided under section 69 for a person who is placed under arrest। अभी जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसके लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, ओके, ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। इसका बेसिक मीनिंग होता है सीरियस ऑफेंस। ओके, एकदम सीरियस, संगीन अपराध, संगीन अपराध, सीरियस ऑफेंस।
ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफिसर ने उसको लिख के देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट। ओके, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको हम लोग को पेश करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। अरेस्ट होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर हम लोग को उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। ओके, मैजिस्ट्रेट कौन है यहाँ पर? अभी यहाँ पर हमने देखा एक पॉइंट, द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर shall be applicable to GST law. The word magistrate should be read as commissioner, मतलब कमिश्नर के पास पेश करना। आ रहा है क्या समझ में कैसे रीड करना होता है इसको? ओके, हम लोग को कमिश्नर के पास इसको पेश करना पड़ेगा। कितने टाइम में करना है? 24 आवर्स। सर कमिश्नर ही अरेस्ट कर रहा है और कमिश्नर के पास ही पेश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कमिश्नर ऑथोराइजेशन दे रहा है कि भाई इसको अरेस्ट करो, एंड फिर जो ऑफिसर इसको अरेस्ट करेगा, ओके, या तो पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि इसको अरेस्ट करो। सो पुलिस ऑफिसर ने क्या करना है, उस बंदे को, दैट इज टैक्सेबल पर्सन को, कमिश्नर के पास लेके जाना है। कितने टाइम में लेके जाना है? 24 आवर्स फ्रॉम अरेस्ट। आगे, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ओके, अगर हम लोग नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो रहे हैं एंड बेलेबल ऑफेंस, द डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कैन रिलीज हिम ऑन बेल। बेल मतलब कि जमानत पे छोड़ना। ओके, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको छोड़ दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? एंड ही विल बी सब्जेक्ट टू सेम प्रोविजन एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 436। ठीक है, ऑल अरेस्ट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, मतलब कि जो सारे अरेस्ट हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करने चाहिए। ओके, अभी सेक्शन नंबर 132 हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कब अरेस्ट हो सकता है, कब अरेस्ट नहीं हो सकता है, कौन से ऑफेंसेस को हम लोग कॉग्नाइजेबल बोलेंगे, नॉन कॉग्नाइजेबल, ये पूरा सीखेंगे हम लोग अभी। अभी ये सीखने के पहले मैं आपको कुछ एक डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। कहाँ पे लिखो? यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लो। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, इसका मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत जानना जरूरी है। ओके, अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग। अभी अरेस्ट हो या इम्प्रिजनमेंट हो, दोनों में आपको कस्टडी में तो लिया जाता है। कस्टडी में लेना मतलब जेल में लेके जाना। ओके, जेल में लेके जाना। लेकिन अरेस्ट में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि कोई लॉ को आप लॉ के हिसाब से लेके जा रहे हैं, मतलब कि आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। लॉ के अंडर आपने कुछ गलती किया है, बड़ा गलती किया है। ओके, अरेस्ट वारंट निकला है, इसे लेके जा रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट, आपने हो सकता है कुछ इतना बड़ा अपराध नहीं किया। ओके, लेकिन ऑफिसर ने क्या बोला है, आपका ये पनिशमेंट है कि इसको, इस बंदे को 6 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट में रख दो। इतना बड़ा अपराध नहीं है कि अरेस्ट हुआ, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि इसको छोड़ दे। ओके, तो अरेस्ट वारंट जब निकलता है तब अरेस्ट होता है। इम्प्रिजनमेंट कैन बी विदाउट अरेस्ट वारंट। ओके, यहाँ पर सिर्फ कस्टडी में लिया जाता है। दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, इट मे बी इट मे बी ड्यू टू से आपसे खाली पूछताछ करना है। ओके, खाली पूछताछ करना है यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप लोग को पनिशमेंट देना है, ये दोनों में से। पनिशमेंट मतलब इसको जेल में रखेंगे तो थोड़ा सा अक्ल तो आएगा इसको। ओके, इसलिए आपको इम्प्रिजनमेंट लगे। अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट करना मतलब एक सीरियस चीज है। ओके, अरेस्ट करना इज अ वेरी सीरियस थिंग, सब लोग अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट वारंट होना चाहिए। क्लियर? एक बार अभी मीनिंग समझ लिए, अभी यहाँ पर ऑफेंसेस पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर ना ये जो चार्ट है इसको समझने के पहले ये जब ऑफेंसेस है ना, ये ऑफेंसेस ये पढ़ते हैं। ये ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट। देखो इसको बाय हार्ट नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू बाय हार्ट इट, बट ABCD याद रहना चाहिए। आगे का याद नहीं रहेगा चलेगा। ABCD याद होना चाहिए, ABCD। ओके, जो ये चार है ना, पहले चार, ये याद रखने का कोशिश करो। बाकी का ठीक है। अभी अमेंडमेंट क्या सुनो। जी क्लॉज जो है वो निकल चुका है। JK ये दोनों निकल चुका है। JK ये निकल चुका है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। As per section 132(1), the person who commits, causes to commit and retains the benefit। देखो यहाँ पर तीनों लोग कवर्ड। जो पर्सन ये ऑफेंसेस जो लिखे हुए हैं वो कर रहा है, करवा रहा है, या फिर उसका बेनिफिट्स रिटेन कर रहा है। ओके, अगर आप खुद कर रहे हो तो भी आप ऑफेंस कर रहे हो। अगर आप करवा रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। एंड किसी और ने गलत किया है लेकिन उसका बेनिफिट आपको हो रहा है, तो आप भी गलती कर रहे हो। क्लियर है क्या? अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस शैल बी पनिशेबल। अभी ये ऑफेंसेस है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस विद द इंटेंट टू इवेट टैक्स। ओके, अगर टैक्स को इवेट करने के इंटेंशन से, ओके, टैक्स को इवेट करने के इंटेंशन से आपने क्या किया है, सप्लाई किया। ओके, पर इनवॉइस ही नहीं बना, विदाउट इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ओके, यू सोल्ड द गुड्स बट यू डिडंट इशूड इनवॉइस। ठीक है, आपने खाली गुड्स भेजा है लेकिन आपने बिल नहीं भेजा। ओके, आप लोग का इंटेंशन क्या था, टैक्स इवेट करना है, नहीं, बिल नहीं भेजेंगे। तो ये इंटेंशन अगर रहेगा तो आप लोगों ने 132(1)(a) का ऑफेंस कमिट किया। सेकंड, इश्यूज इनवॉइस और बिल, दैट इज बिल ऑफ सप्लाई, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कि आपने गुड्स को सप्लाई नहीं किया पर बिल भेजा है, बिल भेजा है। अभी आपके बिल के वजह से सामने वाला क्या कर रहा है, गलत ITC ले रहा है एंड उसको यूज कर रहा है। ओके, या फिर उसका रिफंड ले रहा है। मतलब आपने बिल बना के दिया, उसको इनवॉइस बना के दे दिया। अब वो ऑब्वियसली उसका ITC लेगा। अगर वो एक्सपोर्टर है तो उसका रिफंड लेगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिफंड लेगा या तो यूटिलाइज कर रहा है ITC को। थर्ड, अवेल्स ITC यूजिंग बिल रेफर टू इन B और फ्रॉडलेंटली अवेल्स ITC विदाउट एनी बिल। अभी यहाँ पर जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट में क्या हो रहा है, बी पॉइंट में जो पर्सन ऐसा इनवॉइस बना रहा है बिना सेल ऑफ गुड्स के, उस पर्सन के लिए ऑफेंस था। जो सी पॉइंट है, अगर आप ITC ले रहे हो, जो गलत पर्सन ने इनवॉइस दिया आपको, ठीक है, तो वो रिसिपेंट के लिए, मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर समझो, A ने बिना गुड्स सेल के B को इनवॉइस दी, तो A वुड बी पेनलाइज्ड अंडर 132(1)(b एंड B वुड बी पेनलाइज्ड अंडर 132(1)(c। आया है क्या समझ में? क्लियर है? Avails ITC using the bill referred to in B or fraudulently avails ITC without any invoice, मतलब कि बिल है ही नहीं आपके पास फिर भी ITC, या फिर गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ITC लिया। दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, सी वाले पॉइंट में आप लोग पेनलाइज हो जाएंगे। तो D, कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स। अगर आपने किसी भी पर्सन से टैक्स का पेमेंट कलेक्ट किया है, बट आप लोगों ने क्या किया, बट फेल्स टू पे द सेम टू गवर्नमेंट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर आप पे नहीं कर पाए। ओके, कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ टैक्स, आपने टैक्स का कलेक्शन किया
लेकिन आप लोग को पेमेंट तो करना ही चाहिए ड्यू डेट तक। ड्यू डेट निकल गया, ड्यू डेट के बाद 3 महीना भी निकल गया। ध्यान से सुनो, ड्यू डेट तक तो पेमेंट करना ही चाहिए था, ड्यू डेट के बाद 3 महीना निकल गया। ओके, तो उस केस में आप लोग को 132(1)(d लगेगा। आ रहा है क्या समझ में? उसके बाद ई, इवेट्स टैक्स और फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड। ओके, इवेट्स टैक्स और फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड वेयर सच ऑफेंस इज नॉट कवर्ड अंडर A to D। मतलब आप लोगों ने फ्रॉड मैनर में रिफंड के लिए अप्लाई की। जैसे आप लोग को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कंसिडरेशन मिलना चाहिए, तो ही हम लोग रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पैसा मिला ही नहीं है, पर रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया। ओके, एंड आप लोगों ने रिसीट दूसरे किसी इनवॉइस का दिखाया। ओके, आपके बैंक में एंट्रीज था, वो एंट्रीज को आपने घुमा फिरा के एडिट वगैरह मार के रिफंड ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पॉइंट में करेंगे हम लोग, ई पॉइंट में। एफ पॉइंट, falsifies or substitutes financial records और produces fake accounts और documents। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, falsifies और substitutes financial records। क्या किया आपने, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको आपने सब्स्टिट्यूट किया विथ अनदर फेक डिटेल्स, और प्रोड्यूसेस फेक अकाउंट्स। ओके, आप लोगों ने फेक अकाउंट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, आपको बोला ये पार्टी का लेजर लेके आओ, आपने 180 दिन में पे किया है कि नहीं चेक करना है, आप लेके गए, लेकिन बैक डेटेड पे एंट्री मार मार के लेके गए। उसको बोलते हैं फेक अकाउंट्स प्रोड्यूस करना। और डॉक्यूमेंट्स और फर्निशेस एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन। आप लोग कुछ भी गलत अगर इंफॉर्मेशन देते हो डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, विथ एन इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, विथ एन इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, एच, acquires possession of or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying और परचेजिंग। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग या तो गुड्स ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। कौन से गुड्स, ऐसे गुड्स जो मुझे मालूम था लायबल टू कॉन्फिस्केशन। ओके, मतलब कि मैं ट्रांसपोर्टर हूँ तो मैं यहाँ पर कवर हो जाऊंगा, मैं वेयर हाउस ऑपरेटर हूँ फिर भी मैं यहाँ पर कवर हो जाऊंगा। मैं दोनों नहीं हूँ, लेकिन मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। ओके, इन एनी वे, भी आगे देखो यहाँ पर, इन एनी अदर मैनर लिखा है, इन एनी अदर मैनर मतलब मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, गाइडेंस। खाली गाइडेंस देने पर भी ये प्रोविजन लग जाएगा। ओके, आगे, रिसीव्स और is in any way concerned with supply of or in any other manner deals with supply of services। यहाँ पर सर्विसेज का बात किया गया। मतलब अब तक तो हम लोग गुड्स 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 ही कर रहे हैं, अभी एक बार सर्विस भी डाल दिया लोगों ने। मतलब आप लोगों ने सर्विस के रिलेटेड कुछ गलत किया। ओके, कुछ फ्रॉडलेंट इंटेंट के साथ आप लोगों ने कुछ गलत किया। receives or is in any way concerned with supply of or in any other manner deals with supply of service which he knows or has reason to believe are in contravention। Okay, and last, attempts or attempts to commit abates the commission of any offense from A to K। अभी यहाँ पर ऑब्वियसली बीच बीच के कट हो गए, तो ये तो G J K कट करना है इसके अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपने ये सब ऑफेंसेस नहीं किए पर करने का कोशिश किया, अटेम्प्ट्स टू कमिट, यू ट्राई टू कमिट दिस ऑफेंस और यू हेल्प्ड समवन to do these offense, then in such case you would be liable
फॉर पनिशमेंट, ओके, फॉर विच ऑफेंस, 132(1)(l. Okay, you have done 132(1)(l offense, and punishment would be accordingly. Are you all getting it or not? समझ में आया? अभी हम लोगों ने खाली ऑफेंस पढ़े। अभी ऑफेंस के रेट जो पेनल्टीज है, अपना अरेस्ट का प्रोविजन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच, ये 132(1)(a)(b)(c)(d का है। ओके, ये जो है ना, ये पूरा, ये तीन, एक दो तीन, जिधर स्पेसिफाइड है उधर स्पेसिफाइड का ये, लेकिन किसका है? 132(1)(a)(b)(c)(d। सुन लो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन अंडर 132(1)(b). सिर्फ बी है, ये अमेंडमेंट है, दिस इज अमेंडमेंट। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? 132(1)(b) का अगर ऑफेंस है, 132(1)(b) का ऑफेंस, बी क्या था? चलो याद करो, हमने एकदम डिटेल में किया था। बी, इश्यूज इनवॉइस लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन, रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो अगर हम लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का आईटीसी पास ऑन किया है, लेकिन 2 करोड़ तक ही, ओके, 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ से कम, ऐसे केस में क्या हो सकता है? हम लोग को अरेस्ट नहीं कर सकता, पहली बात तो, वी कैन नॉट बी अरेस्टेड, एंड सच ऑफेंस इज नॉन कॉग्नाइजेबल, मतलब कि इट इज नॉट दैट सीरियस ऑफेंस। ओके, नॉट दैट सीरियस, नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। बेल कैन बी ग्रांटेड बाय एसीडीसी। ओके, हम लोग अरेस्ट नहीं हो सकते। क्लियर है क्या? 132(1)(b), इसी ऑफेंस की बात हो रही, इसी ऑफेंस की बात हो रही। आ रहा है समझ में? सो 132(1)(b) का ऑफेंस अगर हम लोगों ने किया है 1 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन 2 करोड़ से कम है, अप टू 2 करोड़, तो ऐसे केस में हम लोग को अरेस्ट नहीं कर सकता वो बंदा। ओके, इट इज नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। पर इसके अंदर कुछ फाइन एंड पेनल्टीज है, वो क्या? देखो, जो भी फाइन लगेगा वो सेक्शन नंबर 122 बताएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा, प्लस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, मतलब कि 1 साल की सजा हो सकती है। ओके, 1 साल तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है, एंड मिनिमम इट इज 6 मंथ्स। ओके, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम इट इज 1 ईयर, एंड सेक्शन नंबर 122 का फाइन लग जाएगा। क्लियर है यहां तक समझ में? उसके बाद अभी यहां पर लिखा हुआ है, अगर 132(1)(a)(b)(c)(d), ये चारों में से कोई भी ऑफेंस 2 करोड़ से ज्यादा का है एंड 5 करोड़ तक है, more than 2 CR but up to 5 CR, these offense is such an offense in which you can be arrested। 2 करोड़ के ऊपर के ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट हो सकते हो, लेकिन कौन सा ऑफेंस होना चाहिए? ABCD का, उसके बाद वाला नहीं। ABCD में 2 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली 2 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो अरेस्ट हो सकते हैं। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर अगर हम लोग अरेस्ट हुए हैं, ओके, तो क्या हम लोग को बेल मिलेगा? अगर अप टू 5 करोड़ रहेगा तो मिल जाएगा, लेकिन 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो बेल भी नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अब तो आपने लिमिट क्रॉस कर दी। ओके, एक लिमिट तक अगर आप थे, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा था बट 5 करोड़ तक था, तो सीरियस तो है, तो अरेस्ट तो करेंगे। लेकिन सिंस इट इज अप टू 5 CR, हम लोग यहाँ पर आपको बेल दे सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ फाइन्स वगैरह लगेगा, यहाँ पर देख लो, फाइन्स एज एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 122 बताएगा क्या फाइन लगना चाहिए कौन से ऑफेंस के लिए। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड मिनिमम 6 मंथ्स। ओके, इसको याद कैसे रखना है? 1 to 2 डिफरेंस इज 1, तो 1 साल। 2 to 5 डिफरेंस इज 3, तो इसीलिए 3 साल। मोर देन 5 मतलब 5 - 0 5। क्लियर? ओके, उसके बाद 5 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो
इट इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, यहाँ पर हमको बिल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन किया। ओके, तो यहाँ पर फाइन तो लगेगा ही लगेगा। इम्प्रिजनमेंट 5 साल का होएगा, मिनिमम 6 मंथ्स। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझा है क्या? चल आगे। 132(1)(e) से लेकर के लास्ट तक। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अदर देन ऑफेंसेस ऑफ 132(1)(f एंड अदर देन ABCD। मतलब क्या बच गया यहाँ पर? यहाँ पर क्या क्या बच गया वो देखो आप। डी के बाद क्या आता है? ई। एफ यहाँ पर बोला है, अदर देन बोला, अदर देन एफ, तो एफ को हटा दो। एफ जी, जी तो पहले हट चुका है। एच आई, जे हट चुका है। के हट चुका है। ओके, एंड लास्ट तो एल ही है, के एल। तो यहाँ पर EHIL, ये चार के लिए। ओके, EHIL क्या क्या एक बार देख लो, पढ़ लो एक बार आप आपके हिसाब से। फ्रॉडलेंट रिफंड अपन ने लिया। ओके, एच acquires possession or concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing। ठीक है, ये हो गया। आई एंड एल। ओके, आई एंड एल मतलब रिसीव्स और डील्स इन सर्विसेज विच ही नोस इट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। एंड लास्ट एल, अटेम्प्ट्स। क्या अटेम्प्ट किया आपने? तो यहाँ पर जो EHIL के ऑफेंस है, दैट इज अदर देन एफ, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर अप टू 2 CR है तो कोई फाइन पेनल्टी कुछ भी नहीं। ओके, अमेंडमेंट है, दिस इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है? EHIL का पहले जो था वो यहाँ पर पेनल्टी हुआ करता, लेकिन अभी पेनल्टी नहीं। ओके, अप टू 2 CR के लिए कोई पेनल्टी नहीं। 2 करोड़ के अगर ऊपर रहेगा EHIL का ऑफेंस, अगर 2 करोड़ के ऊपर रहेगा बट 5 करोड़ तक रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा? फाइन तो लगेगा सेक्शन 122 के हिसाब से। इम्प्रिजनमेंट होएगा 3 साल का, मिनिमम 6 मंथ्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, ABCD को हटा दो। ओके, ABCD को भूल जाओ। बाकी के जो ऑफेंस है, उन ऑफेंसेस में हम लोग कभी भी अरेस्ट नहीं हो सकते। वी कैन नेवर बी अरेस्टेड, एंड ऑल द ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड पेलेबल। ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। चाहे आपका जो टैक्स का अमाउंट है इवेजन का वो 5 करोड़ से ज्यादा ही क्यों ना हो, बट आप लोग कभी अरेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 131 ABCD का ऑफेंस नहीं। क्लियर है? मतलब अरेस्ट कहां पर पॉसिबल है? ओनली इन 132(1) ABCD, दैट टू मोर देन 2 CR। ओके, एंड कॉग्नाइजेबल कब माना जाएगा? व्हेन इट इज 132(1) ABCD एंड द टैक्स इवेजन इज मोर देन 5 CR। गेटिंग द पॉइंट? चलो, तो यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक फाइन पेनल्टी लगेगा, 3 साल का सजा हो सकता है। 5 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो 5 साल का सजा हो सकता है। ओके, एंड 131(F) के लिए क्या है? एफ क्या था? एफ 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 फॉल्सिफाइज और सब्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो ऐसे केस में आपको 6 महीने का सजा हो सकता है। आया समझ में? अब यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, subsequent conviction for any offense under 132। okay, under any offense under 132 shall be punishable for second and for every subsequent time with an imprisonment which may extend to 5 years and with fine। मतलब कि अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ठीक था, ये जो फॉलो किया वो किया, 3 साल, कभी 6 महीना, कभी 1 साल सजा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम करेंगे तो इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है? 5 साल। ओके, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ओके, फाइन ये भी भरना पड़ता है। लेकिन आपका सेकेंड टाइम करने पर 5 इयर्स का सजा हो सकता है। ओके, फिर आप ऐसा नहीं बोलना कि सर ये अमाउंट तो 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से कम है।
ओके, तो ऐसे में आप खाली 1 साल का सजा, तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। सेकेंड टाइम के लिए 5 साल है। क्लियर? अपना सेक्शन नंबर 69 हो गया। अभी सेक्शन नंबर 70, 71, 72, ये 3 सेक्शंस करना है। पावर टू समन। समन मतलब बुलाना। ओके, बुलावा। समन मतलब टू कॉल अपॉन। द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट shall have power to summon, मतलब किसको भी बुला सकता है, whose attendance he considers necessary either to give evidence or produce a document। मतलब अगर समझो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, उसको समन आया है, तो उसको अटेंडेंस देना पड़ेगा ऑफिसर के सामने। ठीक है, ऑफिसर समन में लिखता है कि इतना ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो वो डॉक्यूमेंट हमको लेके आना पड़ेगा। क्लियर है क्या? एनालिसिस। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑन ओथ इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि अगर आपका डायरेक्टर गया है, कहाँ पर गया है, समन में। ओके, समन में गया है वो, उधर उसको शपथ लेने बोला। ओके, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑन ओथ इज नॉट कंक्लूजन। ऐसा नहीं ऑफिसर बोलेगा कि तूने माँ कसम खाया तो अभी तेरे को सजा देंगे ही, ऐसा नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑन ओथ इज नॉट द कंक्लूजन of investigation, but to further investigate that evidence obtained in summons will help in supporting charges। मतलब कि समन में जो एविडेंसेस मिला है आपको समन के टाइम पर, वो एविडेंसेस आप लोग को काम आएगा आगे। आगे, अ पर्सन हु इज issued summon is legally bound to attend either in person or by authorized representative। ठीक है, आपको आना ही पड़ेगा, समन आया है तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद the proceedings before official who has issued summon is deemed to be proceedings। ओके, जो समन है जिस भी पर्सन के अगेंस्ट आया है, ठीक है, क्या माना जाएगा उसको? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। ओके, वो अगर आता है, अटेंड करता है, तो जो भी कुछ प्रोसीडिंग होता है वो पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। एंड अगर नहीं आता है तो सेक्शन नंबर 174 ऑफ आईपीसी लगेगा। अगर अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो सेक्शन नंबर 193 लगेगा, ओके, ऑफ आईपीसी। इन एडिशन इफ अ पर्सन डज नॉट अपियर बिफोर ऑफिसर, पेनल्टी लगाया जाएगा उसके ऊपर 25,000 का। ओके, 25,000, 25,000, सीजीएसटी का 25, एसजीएसटी का 25, सो टोटल 50,000 का पेनल्टी लगाया जा सकता है। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 71, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस। अभी यहाँ पर एक लाइन जो नीचे लिखा है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा? पावर्स अंडर सेक्शन 71। देखो ये हेडिंग क्या है, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस, ये हेडिंग है इस चैप्टर, इस सेक्शन का, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस may be contrasted with the provisions of section number 67। इसमें भी तो हम लोग एक्सेस दे रहे थे ना, इसमें भी तो हम लोग एक्सेस ही दे रहे थे। ओके, इट मे बी नोटेड दैट circumstances when each of these sections are not similar, section 71 is more general in its scope। मतलब कि सेक्शन नंबर 71 जो है वो जनरल है। जनरल मतलब अगर समझो आपने सप्रेशन ऑफ स्टॉक नहीं किया, सप्रेशन ऑफ सप्लाई नहीं किया, आपने गलत आईटीसी नहीं लिया, आपने कोई प्रोविजन मॉडिफाइड इंटेंट से कॉन्ट्राविन नहीं भी किया, तो भी सेक्शन 71 लग सकता है। लेकिन सेक्शन 67 लगने के लिए कुछ स्पेसिफिक सरकमस्टेंसेस होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग द कोर्स of any proceedings under this act, the duly empowered officer can have access to business premise which may be required for the purpose of inquiry। During such access, officer can inspect the books of accounts, documents, computers, computer programs, computer software और such other things। सब कुछ इंस्पेक्ट कर सकता है। ओके,
यहाँ पर इफ आस्क्ड फॉर है। फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर कवर्ड बाय दिस प्रोविजन एंड आर टू बी प्रोड्यूस इफ आस्क्ड फॉर। सबसे पहला, द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय रजिस्टर्ड। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर देख लो। ओके, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करने हैं। तो वो रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, हमने सबमिट करने पड़ेंगे अगर मांगा तो। ट्रायल बैलेंस देना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना पड़ेगा ऑडिट वाला, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, या फिर जो भी चीज़ वो मांगेगा वो देना पड़ेगा। आगे, ऑफिसर टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, जो भी ऑफिसर्स रहते हैं रेलवेज के, पुलिस के, वो सब ऑफिसर्स ने सीजीएसटी के ऑफिसर्स को साथ देना है। ओके, सीजीएसटी ऑफिसर नया रहेगा उस एरिया में। ओके, तो पुलिस वाला उसको साथ देगा। ओके, अगर कुछ रेलवे से गलत मटेरियल जा रहा है, ओके, बिना ईवी बिल के, तो यहाँ पर जो रेलवे का ऑफिसर है वो साथ देगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑफिसर्स रहते हैं, पुलिस, रेलवे, कस्टम्स, ये सब ऑफिसर्स क्या करेंगे, जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं उनको साथ देंगे, असिस्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट विद दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द डिस्कशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।